हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 7 जिसका नाम है एज ऑफ एडolescence किशोर अवस्था की ओर, तो इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। प्रश्न 1 है कि शरीर में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनसे जनन परिपक्वता आती है की अवधि कब तक रहती है। उत्तर है कि शरीर में होने वाले ऐसे परिवर्तन की अवधि लगभग 11 वर्ष की आयु से आरंभ होकर के 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। प्रश्न 2 है, क्या बाल्यकाल एवं युवा अवस्था के मध्य की अवधि का कोई विशेष नाम है। उत्तर है बाल्यकाल एवं युवा अवस्था के मध्य की अवधि को किशोरावस्था कहते हैं, यानी कि टीन एज वाली जो अवस्था होती है उसे किशोर अवस्था कहते हैं। प्रश्न 3, यौवन आरंभ में होने वाले परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है। उत्तर है यौवन आरंभ में होने वाले परिवर्तनों का प्रारंभ विभिन्न हार्मोन्स करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में जब विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है तब यौवन आरंभ का जो प्रारंभ होता है वह इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होता है। प्रश्न 4 है कि क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत तक चलता रहता है या कभी समाप्त होता है। उत्तर है जनन काल जीवन पर्यंत नहीं चलता है। स्त्रियों में यह सामान्यतः 45 से 50 वर्ष तक की आयु तक चलता है। पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक चलता है। प्रश्न 5, स्त्रियों में जनन काल की अवधि रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति तक होती है, क्या यह सही है। उत्तर है हाँ, यह सही है। प्रश्न 6 है कि इस बात का निर्धारण कैसे होता है कि निषेचित अंडाणु यानी कि फर्टिलाइज्ड एग लड़के में अथवा लड़की में विकसित होगा, यानी कि लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो उत्तर है कि निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज यानी कि जाइगोट में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। इस क्रिया में लिंग गुणसूत्र सहयोग करते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्यों की कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिन्हें कि हम एक्स तथा वाई कहते हैं। तो ये 23 जोड़ों में होते हैं। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में 1 एक्स तथा 1 वाई गुणसूत्र होता है। अब युग्मक यानी कि जो अंडाणु है तथा शुक्राणु में 1 जोड़ा गुणसूत्रों का होता है, जबकि अनिषेचित अंडाणु में सदैव एक्स गुणसूत्र होता है। किंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं। उसमें क्या होता है, एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र होता है और दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होता है। जबकि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु जब अंडाणु को निषेचित करता है तो जो जाइगोट है या युग्मनज है उसमें 2 एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह सदा ही मादा शिशु में विकसित होगा, क्योंकि मादा में क्या होता है एक्स एक्स जब गुणसूत्र होगा तो वह मादा ही होगी। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाला जो शुक्राणु है वह अगर वाई गुणसूत्र वाला है तो युग्मनज कैसा होगा, नर शिशु में विकसित होगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वह क्या होगा, एक्स वाई होगा, और एक्स वाई वाला क्या होता है, यह नर शिशु में विकसित होता है। प्रश्न 7, क्या अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते हैं, क्या जनन प्रक्रिया में उनका कोई योगदान है। उत्तर है हाँ, अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते हैं, जनन प्रक्रिया में इनका योगदान होता है। प्रश्न 8 है कि यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो क्या उन्हें थायरॉक्सिन की कमी के कारण गॉइटर हो जाएगा। गॉइटर क्या है, रोग का नाम है, तो गॉइटर हो जाएगा। उत्तर है कि थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो पर्याप्त थायरॉक्सिन का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि थायरॉक्सिन का निर्माण कब होगा, जब पर्याप्त मात्रा में आयोडीन हम लेंगे, जिससे कि उसे गॉइटर या घेंगा रोग हो जाएगा।
अब है प्रश्न 1 कि शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है? तो उसे हम क्या कहते हैं? हार्मोन। इस हार्मोन की वजह से ही शरीर में परिवर्तन होते हैं और ये किसके द्वारा स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं, जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं। प्रश्न 2 है किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। उत्तर है जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। यह अवस्था 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर के 18 अथवा 19 वर्ष तक की होती है। इसे हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं या टीनेज कहते हैं। प्रश्न 3 ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुएशन क्या है? वर्णन कीजिए। उत्तर है कि यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे कि हम मेंस्ट्रुएशन या ऋतुस्राव कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौवन आरंभ में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है, जिसे कि रजोनिवृत्ति कहते हैं। यानी कि उसके बाद में मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है, जिसे हम रजोनिवृत्ति कहते हैं। प्रश्न 4 यौवन आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। यानी कि जब यौवन आरंभ होता है तो उस समय हमारे शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन हम देखते हैं, तो उनकी हमें सूची बनानी है। तो आइए देखते हैं कि यौवन आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन निम्न प्रकार हैं। जैसे नंबर 1 है कि लंबाई में वृद्धि। इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। लगभग 18 वर्ष की आयु तक लड़के व लड़कियां अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं, जो आनुवंशिक जीन पर निर्भर करती है। दूसरा है शारीरिक आकृति में परिवर्तन। यानी कि शरीर की आकृति में भी परिवर्तन होता है। तो लड़कों में कंधे फैल करके चौड़े हो जाते हैं और लड़कियों की कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी हुई दिखाई देती हैं। तो ये यौवन आरंभ के होने वाले समय में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वह हैं। नंबर 3 है स्वर में परिवर्तन। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर के बड़ा हो जाता है और कभी कभी आवाज़ भर्राने या फटने लगती है। तो हम देखते हैं कभी कभी जो इस एज के बच्चे होते हैं 11 से लेकर के 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनकी आवाज़ थोड़ी मोटी हो जाती है। तो वो किस वजह से होती है? उनके शरीर में जो हार्मोन्स सीक्रेट होने लगते हैं उसकी वजह से उनकी आवाज़ का भारीपन बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से उनके स्वर में परिवर्तन होता है। और लड़कियों का जो स्वर यंत्र है अपेक्षाकृत छोटा और स्वर उच्च तारत्व वाला होता है। यानी कि लड़कियों की आवाज़ इतनी भारी नहीं होती है। नंबर 4 है स्वेद एवं तैल ग्रंथियों में वृद्धि। किशोर अवस्था में इनका स्राव बढ़ जाता है, जिससे कि कुछ व्यक्तियों में चेहरे पर फुंसियाँ एवं मुहासे आदि हो जाते हैं। 5वां है जनन अंगों का विकास। नर जननांग विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है और लड़कियों में अंडाशय के आकार में वृद्धि होती है तथा अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। नंबर 6 है मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता। किशोर अधिक स्वतंत्र तथा सचेत होते हैं। इस समय सीखने की जो क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। कभी कभी परिवर्तनों की वजह से किशोर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये सभी किस लिए होता है? हार्मोन्स की वजह से होता है। प्रश्न 5 है 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम बताइए। तो उत्तर है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और उनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स। तो
तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे पहले है पीयूष ग्रंथि। तो इससे कौन सा हार्मोन्स निकलता है? वृद्धि हार्मोन्स या ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी ग्रोथ में सहायता करता है, हमारी लंबाई को बढ़ाता है। दूसरा है थायराइड ग्रंथि। इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। फिर है एड्रिनल ग्रंथि। इससे निकलता है एड्रिनलिन। फिर है अग्नाशय ग्रंथि। इससे निकलता है इंसुलिन। फिर है वृषण। इससे है पौरुष हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। फिर है छठा अंडाशय ग्रंथि। इससे निकलता है एस्ट्रोजन। तो इस प्रकार से ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम हैं। प्रश्न 6 है कि लिंग हार्मोन क्या है? उनका नामकरण इस प्रकार से क्यों किया गया है? उनके प्रकार बताइए। उत्तर है लिंग हार्मोन नर में वृषण के द्वारा एवं मादा में अंडाशय के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं उन्हें लिंग हार्मोन कहते हैं। इन्हें नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह नर और मादा लिंग में भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि नर लिंग में से अलग हार्मोन स्रावित होता है और मादा लिंग से अलग हार्मोन स्रावित होता है। अब देखिए नर लिंग से स्रावित होने वाले हार्मोन जिसमें है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन में क्या है कि यह वृषण के द्वारा स्रावित होता है। दूसरा है इससे लड़के के चेहरे के बालों में वृद्धि होती है। और तीसरा है यह शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न करता है। तो यह पुरुष हार्मोन है जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन है और यह क्या क्या कार्य करता है यह इसमें बताया गया है। अब है मादा लिंग हार्मोन या एस्ट्रोजन। यह क्या क्या कार्य करता है? यह अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। नंबर 2, ये मादा में गौण जनन लक्षणों जैसे स्तनों की वृद्धि आदि को नियंत्रित करते हैं। और तीसरा यह गर्भ धारण में सहायक है। तो ये मादा लिंग हार्मोन है। क्या है कि किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, यानी कि जो टीनेज वाले बच्चे हैं, जो किशोरावस्था वाले बच्चे हैं, उनको सचेत रहना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं। क्योंकि किस लिए सचेत रहना चाहिए? तो ये हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से जो सही विकल्प है वह हमें चुनना है। तो पहला विकल्प है कि उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। दूसरा है कि शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। तीसरा विकल्प है कि किशोर को हर समय भूख लगती रहती है। चौथा है किशोर में स्वाद कलिकाएं यानी कि जो टेस्ट बड्स होती हैं वो भली भांति विकसित होती हैं। तो इन चारों विकल्पों में से जो सही विकल्प है वह कौन सा है? दूसरा। क्या है कि शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है, इसलिए किशोर क्या खा रहे हैं इस बात के लिए उन्हें सचेत रहना चाहिए। ख है कि स्त्रियों में जनन आयु या काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके, अब विकल्प देखिए, नंबर 1 है कि ऋतुस्राव आरंभ होता है। दूसरा है स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं। तीसरा है शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है। या चौथा है कि शरीर की लंबाई बढ़ती है। तो जनन आयु जो है वो कब प्रारंभ होती है? तो इसका उत्तर है पहला विकल्प कि जब ऋतुस्राव प्रारंभ होता है तब उनकी जनन आयु का जो काल है वह उस समय प्रारंभ होता है। ग है कि निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? तो देखिए 4 विकल्प दे रखे हैं, उनमें से हमें एक विकल्प चुनना है। तो पहला है चिप्स, नूडल्स या कोक खाने चाहिए उसे। दूसरा है रोटी, दाल या फिर सब्जियां खानी चाहिए। तीसरा है चावल, नूडल्स या फिर बर्गर खाना चाहिए। और चौथा है शाकाहारी टिक्की, चिप्स तथा लेमन पेय। तो इनमें से चारों विकल्पों में से सही कौन सा है? दूसरा विकल्प। क्या है कि उसे रोटी, दाल और सब्जियां खानी चाहिए। ये किशोर के लिए सर्वोचित आहार है। प्रश्न 8 है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला है एडम्स एप्पल। दूसरा है गौण लैंगिक लक्षण। और तीसरा है गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। तो इन पर हमें शॉर्ट नोट लिखने हैं। तो पहला है एडम्स एप्पल। यौवन आरंभ में लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर के अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है।
यह स्वर यंत्र गले में सुस्पष्ट उभरा हुआ नजर आता है। इसे एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। तो जो लड़के होते हैं उनके गले में ये उभरा हुआ नजर आता है। जब आप इसको देखेंगे तो ये आपको साफ दिखता है। इसे हम क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल कहते हैं। दूसरा है गौण लैंगिक लक्षण। युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, अर्थात उनके दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। अब है तीसरा, गर्भस्थ शिशु में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है। इसके ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है कि हम जानते हैं कि सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र यानी कि जो एक जोड़ी हैं लिंग सूत्र हैं, जिन्हें X एवं Y कहते हैं। स्त्री में 2 XX गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक X तथा एक Y होता है। इनका यानी कि जो लास्ट वाला जोड़ा होता है उसमें स्त्रियों में तो XX होता है और पुरुषों में एक X और एक Y होता है। युग्मक यानी कि अंडाणु तथा शुक्राणु में एक जोड़ा गुणसूत्रों का होता है, जबकि अनिषेचित अंडाणु में सदैव X गुणसूत्र ही होता है। किंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक प्रकार में तो X गुणसूत्र होता है और दूसरे प्रकार में Y गुणसूत्र होता है। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो जो जायगोट होता है या युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे तथा वह जब 2 X गुणसूत्र होंगे तो वह किस में होगा? मादा शिशु में विकसित होगा। और यदि अंडाणु को निषेचित करने वाला जो शुक्राणु है उसमें अगर Y गुणसूत्र है तो जो युग्मनज है या जायगोट है वह क्या होगा? नर शिशु में विकसित होगा। प्रश्न 9, शब्द पहेली। शब्द बनाने के लिए संकेत या संदेश देने का प्रयोग कीजिए। बाईं से दाईं ओर। तो यहाँ पर देखिए एक शब्द पहेली है जिसमें हमें बाईं से दाईं ओर भरना है। तीसरे नंबर पर कि एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? एड्रिनलिन। चौथा है, यह बाईं से दाईं ओर हमें भरने हैं। उसमें मेढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन उसे क्या कहते हैं? पांचवा है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित पदार्थ, यानी कि 5वें नंबर पे हमें यह भरना है बाईं से दाईं ओर कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो जो पदार्थ स्रावित करती हैं उसे क्या कहते हैं। छठा है, किशोरावस्था को क्या कहा जाता है। उसी प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर में देखिए 1 नंबर है। तो ये देखिए ये वर्ग पहेली आपको दिखाई दे रही है। इस वर्ग पहेली में ऊपर से नीचे में 1 नंबर में है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये हमें ऊपर से नीचे 1 नंबर में यहाँ जो रिक्त स्थान दिए गए हैं इसमें बना के लिखनी है। तो इसमें क्या आएगा? नलिका विहीन। तो हम इसको भरी हुई वर्ग पहेली को भी अभी देखेंगे। दूसरे नंबर पर है स्वर पैदा करने वाला अंग। तो ऊपर से नीचे में देखिए स्वर पैदा करने वाला अंग उसे क्या कहते हैं? ये दूसरा नंबर है। इसमें हमें ऊपर से नीचे यहाँ पे भरना है। तो इसे क्या कहते हैं? जो स्वर पैदा करता है उस अंग को क्या कहते हैं? स्वर यंत्र। तो वह हमें यहाँ ऊपर से नीचे भरनी है। तीसरा है स्त्री हार्मोन। तो देखिए ये तीसरा नंबर है, इसमें हमें ऊपर से नीचे भरना है। तो स्त्री हार्मोन क्या होता है? एस्ट्रोजन। तो वह हमें इसमें भरना है। इसी प्रकार से हमें बाईं से दाईं ओर भी भरना है। तो आइए अब इस भरी हुई वर्ग पहेली को देखते हैं। तो ये देखिए भरी हुई वर्ग पहेली है जिसमें बाएं से दाईं ओर और ऊपर से नीचे की ओर हमने इस वर्ग पहेली को भरा है। तो जो जो प्रश्न हमने पूछे गए थे हमने उनका उत्तर इस वर्ग पहेली में भरा है। प्रश्न 10, नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियां दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही कागज पर ग्राफ खींचिए। इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?
तो यहाँ पर देखिए ये एक सारणी दी गई है। इस सारणी में क्या बताया है, आयु वर्षों में, यानी कि इधर एक तरफ यहाँ वर्ष दिए गए हैं और यहाँ एक तरफ लड़के और लड़कियों की लंबाई दी गई है सेंटीमीटर में, कि इतने वर्ष के लड़के और लड़कियों की क्या लंबाई है। और यहाँ पर देखिए ये ग्राफ बनाया गया है। एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर लड़के और लड़कियों की जो लंबाई है उसको लेकर के ग्राफ बनाया है। तो यहाँ ये नीचे तो उनकी आयु बताई है और यहाँ पर ये लंबाई को लिया गया है। अब इस ग्राफ को देख करके हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं वह देखते हैं। तो देखिए जब हम इस ग्राफ को देखते हैं तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि लड़कों तथा लड़कियां दोनों की जन्म के समय लंबाई समान होती है। 4 से लेकर 8 वर्ष के अंतराल में लड़कों की लंबाई लड़कियों से तेज गति से तथा 8 से लेकर 12 वर्ष के अंतराल में लड़कियों की लंबाई लड़कों से तेज गति से बढ़ती है। 16 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते दोनों की लंबाई समान हो जाती है, किंतु 16 से 20 वर्ष की आयु में लड़कों की लंबाई लड़कियों से अधिक हो जाती है। अब देखिए इस चार्ट में क्या बताया है कि यहाँ पे तो ये इनकी आयु है लड़के और लड़कियों की, और यहाँ पर इनकी ये लंबाई दी गई है। तो इसमें देखिए काले डॉट से तो लड़कों की लंबाई बताई है और पिंक कलर के डॉट से लड़कियों की लंबाई बताई है। तो इसमें देखिए 0 से लेके 4 वर्ष तक में तो क्या है कि लड़कियों की थोड़ी कम है लंबाई और लड़कों की थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए हम जब इसको देखते हैं तो हमें ये दिख रहा है। अब 4 से लेके 8 वर्ष तक में लड़कियों की थोड़ी कम है लंबाई और लड़कों की थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन जब हम 8 से लेके 12 वर्ष तक वाला देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि लड़कियों की थोड़ी सी ज़्यादा है लंबाई और लड़कों की थोड़ी कम है। और 12 से लेके 16 वर्ष तक में जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि दोनों की लगभग समान है। और 16 से लेके 20 तक में जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि लड़कों की लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो गई है और लड़कियों की थोड़ी कम रह गई है। यानी कि 16 से 20 वर्ष तक की अवस्था में लड़कियों की लंबाई थोड़ी कम रहती है और लड़कों की लंबाई बढ़ती है। तो ये इस ग्राफ को देखने से हमें ये स्पष्ट होता है। तो इस प्रकार से हमने इस ग्राफ को देख करके ये पता किया है कि किस प्रकार से लड़के और लड़कियों की जो लंबाई है वह उनकी उम्र के हिसाब से किस प्रकार से बढ़ती है। तो हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।